में कर लिया, हाथ का करके बता दें। कर रहे हैं, कर लेंगे। पास पेपर का क्वेश्चन 1। आज ही टाइम लगा लीजिएगा, 5-10 मिनट लगेंगे, जल्दी हो जाएगा जी। कोई मसला सवाल में, कोई पढ़ने में, कुछ समझने में, कुछ कोई मसला नहीं था। ओके जी भाई। अच्छा चलें, वेट कर लें 4-5 मिनट, बच्चों को आने दें। IAS 41 के MCQs निकालें। IAS 41 यार, ये एक न्यूमेरिकल है, मैं इसका सॉल्यूशन बना के लाया हूँ, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। MCQ पेज 716। भाई जरा खामोश हो जाएं भाई। वूल लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। वूल लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015। अच्छा यार, मुझे ये बताएं, अगर वूल लिमिटेड अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 15 को, तो 31 मार्च 15 को, पिछले साल के आखिरी दिन, इसके कोई बायोलॉजिकल एसेट्स मोहतरम आ रहे होंगे या इसके पास बायोलॉजिकल एसेट नहीं आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 WL परचेज्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉर ₹100 मिलियन। और 31 मार्च को ये 100 वाली गाय कितने की हो गई है? सॉरी, शीप 100 वाली कितने की हो गई है? 100। एवरी टाइम एनिमल इज सोल्ड 5% कमीशन इज पेड। एवरी टाइम एनिमल इज, जब भी जानवर बिके 5% कमीशन देना पड़ता है। तो बिकने पे देना है या खरीदने पे? बिकने पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे, या ऊपर देखे ना, फेयर वैल्यू पे या माइनस कॉस्ट टू सेल? माइनस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू माइनस। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके, इस 100 रुपए की एंट्री सोचें कैलकुलेटर के बगैर। 100 का 5% तो कितना आ जाता है? बोलें 5। इस 100 रुपए की एंट्री सोचें। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 95, 100 माइनस कॉस्ट, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 90, कैश क्रेडिट 100 और P&L डेबिट 5। P&L डेबिट 5। ये एंट्रीज आपके लिए ऑलरेडी नोट की हुई है। 1 अप्रैल को जब हम खरीदेंगे, 1 अप्रैल 15 ही है, तो बायोलॉजिकल एसेट किस पे डेबिट करेंगे? 100 माइनस, ये इसका शॉर्टकट भी था, 100 × 95%। और कैश क्रेडिट किससे करेंगे? आउटफ्लो से। आउटफ्लो कितना? 100। और P&L में कितना चला जाएगा? ये लॉस आ गया इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर। सबर मैं नोट करने देता हूं, आगे चलें। अच्छा, अब साल के एंड पे आए। परचेजेस किस पे पड़ी हैं? यार ये ऊपर देख लेना, परचेजेस किस पे पड़ी हैं? 90, ये वर्किंग कर रहा हूं मैं। और क्लोजिंग को किस पे मेजर करने? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। क्लोजिंग 120 रहेगा या गिर के 114 पे आ जाएगा? 114 पे आने की क्या वजह? 120 से कॉस्ट टू सेल माइनस की है। अब 95 वाली चीज को 114 पे लेके जाने तो गेन। अगली एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, गेन क्रेडिट। ओके, डू नॉट टेक मोर देन 1 सेकंड। 1 सेकंड। ग्रीन वाली चीज कहां जाएगी और येलो वाली चीज कहां जाएगी? ग्रीन वाली चीज कहां जाएगी? येलो वाली। P&L में कितना जाएगा? 19 की खुशी, 5 का गम, यानी 14 की, और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 114। कुछ बच्चे ना IAS 41 खत्म हो जाते हैं और फिर भी इसकी एंट्री कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 100 रुपए। भाई 100 रुपए से नहीं एंट्री होनी, बायोलॉजिकल एसेट 95 पे रिकॉर्ड होना है। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जल्दी कर ले, एक आधा मिनट लें, और अगर नहीं एक आधे मिनट में कर सकते हो तो तस्वीर खींच लें। मैं बस कर रहा हूँ, सादा सा सवाल था, इस पे क्या टाइम लगाना है और इस पे क्या आपको समझाने के लिए है। 4 सेकंड रह गए। 3, 2, 1, 0। ये वर्किंग है। कहीं आखिरी वाली भी आपने एंट्रीज में ना ठोकी हो। ये वर्किंग है। डन। बैठने से पहले दोनों तस्वीर खींचो। चलें जी, छोड़ो पर आप। अच्छा चलो खींच लो, एक बैठे हुआ खींच रहे। शहजादे, ये MCQ नंबर 14 और 15 दोनों ही हैं। अच्छा देखो यार, 14 में क्या रिक्वायरमेंट है? एट विच अमाउंट फ्लॉक ऑफ शीप शुड बी प्रेजेंटेड इन। अच्छा यार, एक चीज रहेगी, सॉरी, एक एंट्री और बनती है।
ड्यूरिंग द ईयर वूल शेयर्ड बाय WL हैड अ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ऑफ 8 मिलियन। इसकी एंट्री लिख लें, वूल डेबिट P&L। ये तो पहली क्लास में एंट्री करवाई थी बल्कि वूल की, ये मैंने एंट्री नहीं लिखवाई मादरत, ये भी लिख लें, वूल डेबिट P&L क्रेडिट। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, बाद में इन्वेंट्री बन जाएगी, लेकिन P&L में यानी कि 60 रुपए फिलहाल जाने हैं। आप बता देंगे बैलेंस शीट में क्या जाना है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, सारे जरा ऊपर देखो यार, अब दीवाने तो नहीं बन जाना ना कि बैलेंस शीट में क्या जाना है। पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में आपने करना है 120 माइनस 5% ऑफ 120 बस, और आपने यहां पे लिखा है 114। पेपर में पागलों की तरह वर्किंग 1 और फिर वर्किंग 2 और परचेजेज वो सारा करने की जरूरत है, या डायरेक्ट पेपर में ये करना है जो पेपर में करना है वो भी लिख लें। अगर थोड़ा सा आपको जहन में चलता है दिमाग कि मुझसे उसने मुझसे मांगा क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ही मांगी है ना, शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WL। खाली बैलेंस शीट नहीं मांगी, क्या मांगे, एट विच अमाउंट द फ्लॉक ऑफ शीट शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ WL एज एट। एज एट तो फिर बैलेंस शीट होगी, एज एट तो फिर वो P&L नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं मांगा, तो ये बैलेंस शीट है। क्लियर, आगे चलें। सवाल वही है, सवाल में नहीं पढ़ा। कैलकुलेट द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इनकम का मतलब भाइयों ये नहीं होता खाली इनकम ही, इनकम और लॉसेस भी आ सकते हैं कोई। तो टोटल इनकम कितनी आएगी जी, 19 माइनस 5 जमा 8, 19 माइनस 5 जमा 8 कितना बना, 19 माइनस, इनकम से मुराद हमेशा हुआ करेगा यानी नेट इनकम, 22 की इनकम जाएगी। मैंने माना जनरल एंट्रीज आपकी आंखों से ओझल हो गई हैं। ये 5 रुपए किस पे नुकसान आया था, परचेज पे। ये खुशी कब आई थी, ईयर एंड पे। और ये खुशी कब आई थी, जब वूल आपकी शेयर हुई थी। अच्छा यार एक बात मैं आपसे जाते जाते पूछने लगा हूं, मतलब हाथ खोलो जरा, थोड़ा जरा अटेंटिव रहता है बंदा, हाथ खोलो, ऐसे ऐसे किए हाथ जरा कर लो। अच्छा एक बात मैं आपसे जाते जाते पूछने लगा हूं, आप ही खड़े हो जो, एक बात मैं जाते जाते पूछने लगा हूं, ये जरा लाइन पढ़ो। ऑन यकम अप्रैल WL परचेज्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉर रुपीज 100 मिलियन। साल के शुरू में हमने 100 मिलियन की खरीदी, तो मैं इसे 100 से गिरा के किस पे ले आया, 95 पे, कॉस्ट टू सेल माइनस कर दी। अच्छा लेकिन अगर आप इस सवाल के अंदर आओ, इस सवाल के अंदर फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन ऑन यकम जनवरी, एट 31 दिसंबर these cows have a fair value of 50 million, a commission of 4% would be payable upon sale। इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करने पे आऊं तो फिर मैं 36 मिलियन में से 4% माइनस नहीं करूंगा। इसकी आपने मुझे वजह बतानी है कि मैं 36 मिलियन में से 4% माइनस क्यों नहीं करूंगा। हालांकि जो MCQ नंबर 14 है इसमें मैं कह रहा हूं 100 मिलियन में से 4 ये जो माइनस करो 5%, लेकिन अगर MCQ 20 की तरफ आऊं तो मैं 36 मिलियन में से 4% क्यों नहीं माइनस करूंगा, और 36 मिलियन को एज इट इज ले लूंगा और 50 में से 4% माइनस करूंगा और 50 को तो 4% रिड्यूस करके ही लेके जाऊंगा। तो इस 36 में से 4% क्यों नहीं माइनस करूंगा ये बता दो। वो कह रहे उसने बता दिया। यार एक सादा सी बात सुनो, बैठो। ये सवाल में ना चीज परचेज हो रही है और परचेज करते वक्त हमने जिससे जानवर खरीदे उसको 100 मिलियन दिए हैं, तो इट इज फेयर वैल्यू। परचेज कॉस्ट ना इट इज फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की। अच्छा इधर आए, फजल लिमिटेड ओन्स, परचेज नहीं किया, ओन्स अ हर्ड ऑफ काउस रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन एट हमारे साल का स्टार्ट या पिछले साल का एंड, रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन। ये पिछले साल के एंड पे भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ा होगा, इधर भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ा हुआ है। तो अगर कभी ये कह दे कि रिकॉर्डेड या अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना लो, तो इस बात का क्या मतलब है, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है। ये सही रिकॉर्ड हुआ होगा बुक्स में, सोच के बता दे, सही रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ये रिकॉर्डेड ऑलरेडी होगा मेरे भाई, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट, ये रिकॉर्डेड इसी पे होगा, तो इसमें से माइनस नहीं करना। लेकिन अगली लाइन पढ़ें, एट 31 दिसंबर फेयर वैल्यू, ये रिकॉर्डेड का लफ्ज नहीं है, एट 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू दी है उसने। अब क्या करना पड़ेगा, इस 50 को 4% सेट करके फिर सही करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए MCQ नंबर 20 पे स्टार लगा लें और MCQ नंबर 14 पे स्टार लगा लें, ताकि आपको याद रहे ये बात कि इन दोनों को ना एक गो में कंपेयर करना है। उधर क्या लिखा हुआ था, परचेज की है इसलिए माइनस करनी पड़ी, इधर क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड एट। ओके चलें जी, आई होप जिन जिन हजरात ने आना था कम से कम वो आ गए हैं। हो किधर है यार, क्या है, कौन सा है, IFRS 8 है। अच्छा जी, नहायत ये आसान स्टैंडर्ड हमने शुरू कर दिया हुआ है,
जो कि इंट्रो की क्लास वाले बच्चे को भी शायद बिठाया जाए तो उसे बातें समझ आने लग जाए, क्योंकि इस डेबिट क्रेडिट का लफ्ज़ जब से ये स्टैंडर्ड शुरू हुआ है हमने बोला नहीं है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का लफ्ज़ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें स्टैंडर्ड में। तो कल जो हमने किया था वो मैं आपको बता दूं, कल हमने क्या किया था, हमने परफॉर्म की थी वर्किंग 1 परफॉर्म करके हमने इसके बाद परफॉर्म की थी वर्किंग 2 और फिर हमने परफॉर्म की थी वर्किंग 3। वर्किंग 2 परफॉर्म की थी और वर्किंग 3 परफॉर्म की थी। भाई दोनों लेक्चर लेके आए हो और सुने आप घर गए थे, कहाँ पे घर? सिंध में। किस इलाके में? घोटकी में। ओह लेवल चेक कर रहे हैं भाई का, यानी जुमे की क्लास भी इसने अटेंड की और क्लास के बाद निकला और निकल के सैटरडे संडे मंडे। लेवल है यार, खड़े हो जाओ, थके तो नहीं हुए? दबा दें बच्चे आपको? अच्छा चलें जी, अब मोहतरम मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले आते आते आ जाएं, हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की अंदर नजर आने वाली हर इमारत ऑपरेटिंग सेगमेंट है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ इमारतें बनी हुई हैं, नजर आ रही हैं। ये फार्मा की इमारत है, ये मैगजीन की इमारत है, कैटरिंग का दफ्तर अलग बना हुआ है गवर्नमेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इमारत बनी हुई जो है क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है? नहीं। ये दोनों ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं है? इनकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये क्यों नहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट? इनको तो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को इसके खर्चे भी हम बता रहे हैं, ये क्यों नहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट? इसके रेवेन्यू और खर्चों का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। दो बातें और बताई थी, वो छोटी छोटी सी जरा कोई बता दे हाथ खड़ा करके। दो बातें और बताई थी इसमें, दो बातें और बताई थी, हाथ खड़ा करके बतानी है। दो बातें और बताई थी, दो बातें खड़े खड़े होके खड़े होके खड़े होके फिर हिम्मत करो तो फिर बताओ मौके पे। दो बातें और बताई थी, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। दो बातें और बताई थी, खड़े होके बताओ। अब बैठ जाओ जरा। नहीं टी काउंट्स, नहीं 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 टी काउंट। दो बातें और बताई थी, दो बातें और बताई थी, खड़े हो जाओ बताए। एक्सेलेंट, खड़े हो जाओ। दो बातें और बताई थी, दो बातें जी। अगर बिजनेस अभी स्टार्ट किया, कोई सेगमेंट अभी स्टार्ट किया, जी जी जी, जल्दी 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 उसका वो प्रॉफिट कमा सकते तो वो भी। दूसरा आने दे, दूसरी बात आने दे, दूसरी बात। चुप 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 चुप, अब नहीं अब दूसरी बात। अच्छा ये 50 दे दे फिर। अच्छा दूसरी बात, अब नहीं, दूसरी बात नहीं, अब तो आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात मैं बताता हूँ, नहीं हॉर्न नहीं, अब खत्म हो गया। दूसरी बात मोहतरम ये थी कि नंबर 1 ये था कि कुछ स्टार्टअप ऑपरेशंस है, यानी कि आप शुरू करना चाह रहे हैं काम, अभी उसने रेवेन्यू कमाना शुरू, फिर भी आप उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट का नाम देंगे। और दूसरी बात तो मेरे ख्याल से यही है जो हमने कर दी थी कि हेड ऑफिस, एक ये बात थी स्टार्टअप ऑपरेशन वाली, और दूसरी बात यही थी जो हमने कर दी है, हेड ऑफिस वगैरह और दूसरे डिपार्टमेंट्स R&D वगैरह वो रेवेन्यू नहीं कमा रहे, इसलिए वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो ये छोटी सी एक और बात थी। ये स्टैंडर्ड लगना किन पे है? जिनके शेयर्स या डिवेंचर्स वगैरह, पता नहीं डिवेंचर क्या होते हैं, IFRS 9 आने दें, जिनके शेयर्स या डिवेंचर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। और अगर एक पेरेंट कंपनी है, नीचे उसकी छोटी छोटी काफी सारी कंपनीज हैं, तो सारी कंपनीज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ पेरेंट कंपनी है। ये भी कंसोलिडेशन में बात समझ आएगी इंशाल्लाह। कंसोलिडेशन कल हमने शुरू करनी है, तो आपने तैयार होकर आना है आप। ओके, कल स्पेशल कपड़े होने चाहिए ईद वाले, अगले साल ईद वाले अभी पहन लें। ओके, अब जी सवाल की तरफ वापस आ जाएं। कल हमने ये कहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोहर लिमिटेड के कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट है? 3 भाई बोला ऑपरेटिंग, नजर तो नहीं आया जूता? ऑर्गेनाइजेशन के मैंने पूछा ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं? 5 ऑपरेटिंग। उनमें से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं? 3, और बाकी 2 ऑल अदर सेगमेंट्स। और उसके बाद हमने किया क्या था, जो हमारे जो हमारे रिपोर्टेबल थे उनकी चीजों का एज इट इज उतार लिया था नीचे, और जो अदर देन रिपोर्टेबल थे इधर मैंने टिक किया था केमिकल, सोडा और फार्मा, और ग्रीन मार्कर से यहां सर्कल लगा दिया था, ये क्या थे? ऑल अदर सेगमेंट्स। क्लियर? अच्छा जी, एक बात आपसे कर दूं, वो बात शायद आपको भूली हो कि, चलो छोड़ो वो बात शायद आपको भूली हो। मुझे ये बता दें कि वर्किंग 1 के बाद वर्किंग 2 छोड़े, वर्किंग 2 करते हुए हम कहां कहां स्टार लगाते हैं? यहां पे रेड वाला मार्कर होता है, हाँ मुझे पता है। वर्किंग 2 करते हुए इन 3 चीजों को देखते हैं। और किसी को याद आ रहा हो 75% वाला टेस्ट कहां लगाते हैं? क्लियर? उल्टा हो गया, ओहो, तो चलो वो तो मैंने पहले कह दिया था, ठीक है जी, रेड से हो गया। और जिस वक्त वर्किंग 2 करते हैं वो तो हो गई, 3 करते हैं एक्सटर्नल सेल, तो फिर इस वक्त सिर्फ किसको देखते हैं? एक्सटर्नल सेल को। ये बात तो लगती। तो वर्किंग 1 में क्या करना होता है? वर्किंग 1 के अंदर आपने सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उनका टोटल कर लेना होता है।
ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके टोटल करके इसके बाद आपने इन तीनों पे 10% टेस्ट लगाना होता है, और अगर इन तीनों की एक्सटर्नल सेल 75% से बढ़ जाए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इन तीनों की सेल 75% से कम है तो फिर आपने कोई और सेगमेंट भी आइडेंटिफाई, इन तीनों की नहीं मात्र दो थे, कौन से थे, केमिकल और सोडा थे। केमिकल सोडा को डाला था, कोशिश की थी 75% पे पहुंचे, नहीं पहुंचा था तो फिर फार्मा डालना पड़ा था, फिर काम 75% पे पहुंचा था। क्लियर? ये तो काम है वर्किंग्स का, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। वर्किंग 1, 2, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, नोट का पार्ट है, या हमारी इंटरनल वर्किंग है? ये जो हमारी इंटरनल वर्किंग होगी, वर्किंग 1, 2 और 3, शुक्र है अभी तक कोई नई बात नहीं हुई, जल्दी बैठ जाओ। हमारी जो वर्किंग होगी 1, 2 और 3, इसकी बुनियाद पे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब सवाल ये है रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कैसे करना है? साथ वाले के कान में ऐसा से बोलें। अब सवाल ये है रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कैसे करना है। अब सवाल ये है कि रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कैसे करना है। आगे पहुंचा दो, ये बात एंड तक पहुंच जाए। उसके लिए देखें मोहतरम, जब रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना है ना, तो रिपोर्ट करने में ये चीजें नहीं, कुछ और चीजें भी आएंगी, बल्कि 15-16 चीजें रिपोर्ट करनी है आपने। जब ये डिसाइड हो गया रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना है, तो उनकी सेल वगैरह एक्सटर्नल इंटरनल टोटल तो रिपोर्ट करनी है, उनके प्रॉफिट्स और एसेट्स भी रिपोर्ट करने हैं, लेकिन उनके खर्चे भी रिपोर्ट करने हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटीज भी रिपोर्ट करनी है, इंटरेस्ट इनकम भी रिपोर्ट करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिपोर्ट करना है, डेप्रिसिएशन भी रिपोर्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी रिपोर्ट करनी है। तो काफी सारी चीजें हैं जो इनकी रिपोर्ट करनी है। क्लियर? अच्छा जी, अब ये कौन से हमारे सेगमेंट्स आ गए? रिपोर्टेबल। ये कौन से सेगमेंट आ गए? ये टोटल। आज हम बनाएंगे रिकॉन्सिलिएशन। जेब में तो नहीं डाली था तूने पेन जो नीचे गिरा था? शुक्र है, मुझे याद था कहां गिरा था। ओके, इस डायग्राम को देख लें, कोई सवाल है तो पूछें। ये सवाल से हट के बात हो रही है। ये डायग्राम क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइजेशन की क्या आ रही है? और लायबिलिटीज। एसेट्स में क्या आ रहा है? टोटल 3.7। अच्छा जी, फर्ज करें ये गोरमे है, गोरमे है, गोरमे में फर्ज करें, किधर है ये गोरमे? गोरमे में फर्ज करें कि ये जो मैं बाहर टिक लगाने लगा इनको देखिएगा। गोरमे में 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? ऑपरेटिंग। फर्ज करें इन 5 में से 3 क्या है? रिपोर्ट है, जिनके अंदर भी मैंने टिक लगाया हुआ। ये 3 क्या है? ये रिपोर्टेबल हैं या ऑल अदर सेगमेंट्स हैं? क्लियर? अच्छा, अब ऑल अदर कौन से हैं? वैसे जबानी जरा याद कर लें। रिपोर्टेबल कौन से हैं? बेकरी, फर्नीचर, कैटरिंग। ऑल अदर कौन से हैं? फार्मा और मैगजीन, दवाइयां और मैगजीन, फार्मा और बेकरी, फर्नीचर और कैटरिंग। ओके, अब मोहतरम अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो उसका आपने मुझे जवाब देना है कि एसेट्स, बेकरी में 2 के एसेट्स पड़े हुए हैं, फर्नीचर 0.3 का पड़ा हुआ है, कैटरिंग में 0.5 का पड़ा हुआ है, और अदर्स में 0.7 का पड़ा हुआ है। ठीक है जी, क्या मतलब? बेकरी के एसेट्स 2 के हैं, यानी बेकरी की बिल्डिंग एंड बेकरी में पड़ा हुआ कैश, बेकरी के डेटर्स, बेकरी की प्री पेमेंट्स। बेकरी के एसेट्स कितने हैं? 2 के। बेकरी का फर्नीचर 0.3 का। बेकरी के कैटरिंग, सो बेकरी का कहां से निकला है मादल मेरे मुंह से? तो बेकरी के एसेट्स, फर्नीचर के एसेट्स, कैटरिंग के एसेट्स, अदर एसेट्स। अदर से क्या मुराद है? अदर देन रिपोर्टेबल, अदर देन रिपोर्टेबल। सेगमेंट एनालिसिस कर रहा हूं मैं अभी। सेगमेंट एनालिसिस जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे इधर किया हुआ है, वो तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन की नहीं किया ना, केमिकल सोडा वगैरह के लिए। ओके, अब जी ये टोटल कितना बन रहा है हजरात? 3.5। ओके, ये सारी फिगर्स मैं अपनी तरफ से ज्यूम कर रहा हूं।
टैली नहीं करा, सारी फिगर्स अपनी तरफ से ज्यूम कर रहा हूं, टैली नहीं करा। बेकरी के एसेट्स कितने हैं? 2 के। बेकरी के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, कैश। फर्नीचर के एसेट्स कितने हैं? 0.3। कैटरिंग के एसेट्स कितने हैं? चलो आगे आ जाओ, वो कह रहे हैं थोड़ा सा भाई इधर जगह बना दो, यार जल्दी बैठो, ऐसा ना किया करो यार, लेट ना आया करो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप तो काफी दिनों बाद आए हो, शाम की क्लास में छोड़नी शुरू कर दी आपने तो। अच्छा जी, यार थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए, बात बड़ी आसान है। बेकरी के एसेट्स कितने हैं? 2। फर्नीचर, कैटरिंग के एसेट्स, अदर से मुराद फार्मा और मैगजीन है, अदर से मुराद फार्मा और मैगजीन है। अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एसेट्स कितने हैं? यहां टोटल क्या है? और जब ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट हमने जाके देखी तो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में नॉन करंट और करंट का टोटल कितना आ रहा था? 3.7। रीजंस बताना शुरू करें, रीजंस बताना शुरू करें। चलो, जिन्होंने रीजंस नहीं बताई और जो रीजंस पे सही नहीं पहुंच सके थे उनके लिए एक और फरमाइशी प्रोग्राम, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। ये बेकरी के एसेट्स हो गए, ये फर्नीचर के हो गए, ये और फार्मा और मैगजीन उनके हो गए ये। अब आप मुझे बता दें कि यहां से यहां तक मेरे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स में से ये 3 क्या है? रिपोर्टेबल, ये इन तीनों के एसेट्स हो गए, और ये अदर देन रिपोर्टेबल, ये इनके एसेट्स हो गए। तो अब 3.5 कैसे टैली कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स से कैसे टैली कर सकता है? और भाई लैंड बिल्डिंग तो इनकी भी होगी, R&D की भी होगी, तो इनके भी तो एसेट्स पड़े होंगे, इनके पास भी कोई कैश पड़ा होगा। तो अब बता दें, हमें 3.5 और 3.7 में रिकॉन्सिलिएशन बना के देनी पड़ेगी यूजर को। मुझे पता नहीं है, सवाल में हमारे आज पता नहीं कैसे डाटा अवेलेबल होगा, लेकिन मैं फिलहाल आपके समझने के लिए लिख सकता हूं 0.2 हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे रिकंसाइलिंग आइटम, या फिर 0.2 R&D के डिपार्टमेंट के एसेट्स होंगे, दोनों के मिला जुला के भी हो सकते हैं। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल रीजन ऑफ डिफरेंस। क्लियर? चलें जी, अब आप हजरात जो है वो नोट कर लें, एक लॉजिकल सी बात है, किताब में शुरू में ना सफ़े खाली हैं, किताब के शुरू में सफ़े खाली हैं, अदर्स के ऊपर लिख लीजिएगा फार्मा और, बड़ा जरूरी है, फार्मा और मैगजीन, फार्मा और मैगजीन, अदर के ऊपर फार्मास्यूटिकल और मैगजीन लिख लीजिएगा, बट डू नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। ऊपर हेडिंग दे दें लॉजिक ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, और किताब के शुरू में जो सफा खाली है वहां नोट कर लें लॉजिक ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन की लॉजिक। क्या चाहिए भाई? ये 0.2 को मैं क्या कहूंगा? रिकंसाइलिंग आइटम। जैसे पीआरएस में अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड रिकंसाइलिंग होते थे, तो ये रिकंसाइल करा देगा मेरे फर्क को। अगर 0.2 के हेड ऑफिस के एसेट हुए तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार, शुक्र है। डन? अब वो शायर मिल गया ना जिसने आपसे पूछा था कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, तो उसे कहने कल कंसोलिडेशन की क्लास में जाओ, तो नए कपड़े कल आपने पहन के आना है, नहा धो के तैयार होके सुबह सुबह नाश्ता करके। और कंसोलिडेशन में एक क्लास भी नहीं छोड़नी, वरना वो अगली क्लासों से लिंक होंगी भी चीजें। 20-22 लेक्चर है हमारे टोटल, वो फिर आगे पीछे नहीं चीजें। ओके चलें जी, डन डन डन। हद होगी यार, तुम लोगों को कभी नहीं पूरा होना। बेकरी, फर्नीचर, कैटरिंग, अदर से क्या मुराद है? फार्मा और मैगजीन। ओके, इसी तरह यार एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अभी मैंने क्या पकड़ा था सेगमेंट एनालिसिस में? एसेट्स। इधर आओ। अच्छा वैसे बताओ, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो सकता है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में, कि केमिकल के एसेट्स पड़े हों, सोडा के एसेट्स पड़े हों, फार्मा के एसेट्स पड़े हों, और पेंट और पॉलिएस्टर के एसेट पड़े हों, और ये वाली जो फिगर है 1455, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के एसेट्स हैं उनसे टैली ना कर रही हो। इस सवाल में भी ऐसा हो सकता है, चांस है। ओके, अब ये एक लॉजिक मैंने आपको एसेट्स की दे दी, अब मैं प्रॉफिट्स की तरफ मूव करता हूं।
थोड़ी सी प्रॉफिट्स की लॉजिक, कि प्रॉफिट्स भी तो ऐसा हो सकता है रिकंसाइल ना करे। अच्छा, गोरमे की बात करते हैं यार, गोरमे की। गोरमे वाले कहते हैं कि जी गोरमे वाले कहते हैं कि जी हमारे प्रॉफिट्स हैं, बेकरी का 2 मिलियन, फर्नीचर का 3 मिलियन, कैटरिंग का 4 मिलियन, अदर का 0.7 मिलियन प्रॉफिट है। तो 4 5 6 7 8 9 9.7। जब आपने P&L खोला, जब आपने P&L खोला, P&L कहां से शुरू होते हैं? सेल से, और चलते चलते कहां पे पहुंच जाते हैं? प्रॉफिट। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस खोला तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था 9.1। अब आप सर पकड़ के बैठ गए, साथ वाले का पकड़े, अब आप साथ वाले का सर पकड़ के बैठ गए। आपने कहा यार ये क्या टेंशन प्रोग्राम है, बेकरी कह रही है मैंने 2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, फर्नीचर कह रहा है मैंने 3 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, कैटरिंग कह रही है मैंने 4 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और फार्मा और मैगजीन कह रहे हैं मैंने 0.7 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। एसेट्स को काट देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं? प्रॉफिट। तो बेकरी कह रही है मैंने 2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, फर्नीचर कह रहा है मैंने 3 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, कैटरिंग कह रही है मैंने 4 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और फार्मा और मैगजीन कह रहे हैं मैंने 0.7 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तो हमारे ख्याल से प्रॉफिट होना कितना चाहिए, लेकिन अनलकीली प्रॉफिट हमें नजर कितना आ रहा है? तो देयर शुड बी एनी रिकंसाइलिंग आइटम। व्हाट इट कुड बी? हेड ऑफिस के खर्चे, क्योंकि हेड ऑफिस आमतौर पर इनकम से नहीं कमाता। हेड ऑफिस तो जिसको आप कहते नहीं घर में ऐसा बंदा है जो बस पैसा खर्च ही करवाता है, तो हेड ऑफिस तो खाता पीता रहता है, बस कहीं जाता भी नहीं। हेड ऑफिस तो खर्चे करवाता है, इनकम्स नहीं करवाता। इनकम तो इसकी होती नहीं। R&D डिपार्टमेंट भी खर्चे ही करवाता रहता है, हमारे इनकम्स, हाँ इनसे भी इंटेंजिबल आगे बन जाए वो और बात है, लेकिन R&D डिपार्टमेंट भी खर्चे करवाते हैं हमारे, और हेड ऑफिस भी हमारे, हाँ हेड ऑफिस में भी कभी कभी, ओ भाई सोन हेड ऑफिस में भी कभी कभी इनकम आ जाती है। कोई फिक्स एसेट वगैरह बेच दिया तो इनकम आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा इनकम नहीं आ सकती हेड ऑफिस में, लेकिन नॉर्मली हेड ऑफिस क्या कराता है? तो मेरे ख्याल से रीजन ये होगी कि 0.6 के एक्सपेंसेस होंगे हेड ऑफिस के। ये एक रिकंसाइलिंग आइटम है, इसको भी नोट करना है आपने या नहीं? अच्छा चलें इसको कर लें फिर। ये हमारी लॉजिक किसकी है, एसेट्स की या प्रॉफिट्स की? अब लाइन लगा दें बड़ी सी पिछले वाले डायग्राम के नीचे, और अब प्रॉफिट्स की लॉजिक देख लें। ओके डन। वीकेंड शीकेंड प्लान श्लैन सारे ये 3-4 महीने मोबाइल सब फारिग कर दें, टाइम नहीं मिलता मोबाइल का। बढ़िया, वेल डन, एक्सेलेंट। वो लोग हाथ खड़ा करें, हाथ में आ जाए मोबाइल तो छूटता ही नहीं, वो भी हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। ओके ये व्हाट्सएप पे ना आप लगा दें वो टाइमर, दिन में 15 मिनट। ये देखो ये देखो ये देखो व्हाट्सएप बंद हुआ है ना, इसको ओपन करोगे, इस पर टाइम लिमिट लगा दें, तो अपने ऊपर जो है वो आप चेक कर, नहीं दूसरे पे भी लग जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। तो इस पर टाइम लिमिट लगा दें आपके दिन में 15 मिनट, जैसे ही 15 मिनट सवाल करेंगे वो बंद हो जाएगा। ओके अच्छा जी, इसको नोट कर लिया या कर रहे हैं? कर लिया। तो बेकरी, फर्नीचर, कैटरिंग और फार्मास्यूटिकल और मैगजीन के प्रॉफिट्स का अगर टोटल करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के P&L में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो मैच क्यों नहीं कर रहे? द पॉसिबल रीजन कुड बी हेड ऑफिस के खर्चे और R&D के खर्चे। इट कुड बी द पॉसिबल रीजन। ओके अब रिकॉन्सिलिएशन का एक फॉर्मेट बनाते हैं। नोट 30.2 रिकॉन्सिलिएशन का एक पैटर्न बनाते हैं, इसमें वर्डिंग में वही वाली यूज कर लो। ये बताता हूं इसको कैसे आपने लेके चलना है। अच्छा जी, अब एक काम कर रहे हैं हमने, जरा ऊपर देखिएगा। इन फिगर, ये स्टैंडर्ड बहुत आसान है, इसमें चीजें भी आसान है, बस फोकस लूज नहीं करना होता।
इन चीजों को आप समअप करना है, इनका एक सेट बना लेना है जैसे ऑलरेडी इनका एक सेट बना हुआ है। अब इनको भी क्या कर लें, इसको हेडिंग दे दें रिपोर्टेबल, इसको हेडिंग दे दें नहीं नॉन रिपोर्टेबल, अब उधर हेडिंग दे दें नॉन रिपोर्टेबल। ये तीनों क्या बन गए, रिपोर्टेबल और ये नॉन रिपोर्टेबल। अब रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल को जब मैं इधर लेके जाने लगा हूं तो याद रखिएगा रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल का टोटल इन एनी केस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के टोटल से टैली नहीं कर रहा होगा। द रीजन इसके इसमें रिपोर्टेबल तो पड़े हुए हैं, इसमें नॉन रिपोर्टेबल तो पड़े हुए हैं, लेकिन हेड ऑफिस के किधर एक चीजें, हेड ऑफिस के तो है ही नहीं, हेड ऑफिस का तो नाम आया ही नहीं अभी तक। ओके, अब हेडिंग्स क्या बनेंगी रिकॉन्सिलिएशन में, रिकॉन्सिलिएशन में हेडिंग्स क्या बनेंगी, नंबर 1 रिपोर्टेबल, जरा मुझे पूरे कॉलम खोल लेने दें फिर आप खोलिएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। दूसरा अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, जिसको ऑल अदर सेगमेंट भी आप कह सकते हैं, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अच्छा, अब मोहतरम कुछ जो है ना, कुछ आपस की ट्रांजैक्शंस होंगी, वो एक ट्रांजैक्शन थी सिर्फ सेल वाली होती थी, सेल वाली, वो आपस की सेल वाली एक ट्रांजैक्शन होगी। उधर कोई फिक्र, क्या क्या सोल्यूशन में क्या फिक्र लिखा हुआ है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता है कैंसलेशन, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, बोलें एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, यही है 38 की, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा कोई अदर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी, अदर एडजस्टमेंट्स वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। असल में मैंने अभी जो आपको करवाई है ना, वो करवाई अदर एडजस्टमेंट्स ही हैं, यानी हेड ऑफिस के खर्चे वगैरह, हेड ऑफिस की बिल्डिंग्स वगैरह, और इन द एंड क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टोटल ऑफ गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इधर फर्स्ट करो मैं बात करता हूं एसेट्स की, एसेट्स की फर्स्ट करो मैं बात करता हूं एसेट्स की। गोरमे वाले कहते हैं जी हमारी बेकरी में एसेट्स पड़े हैं 1 के, और हमारे फर्नीचर के एसेट्स हैं 2 के, और तीसरा कैटरिंग, कैटरिंग के एसेट्स हैं 3 के, टोटल कितना हो गया 6। हमारे मैगजीन वाले एसेट्स हैं 0.2 के, और हमारे फार्मा वाले एसेट्स हैं 0.2 के, 0.4। ये वाला कॉलम अभी छोड़े। जब आप बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आया 7 आ रहा है टोटल। आप बता दें व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। ये कौन से सेगमेंट है, रिपोर्टेबल। ये क्या है, बेकरी। ये क्या है, फर्नीचर। ये क्या है, बेकरी, फर्नीचर और कैटरिंग के एसेट्स से आ गए। ये किसके एसेट्स हैं, ये फार्मा के और मैगजीन के एसेट्स, ये इनके एसेट्स आ गए। टोटल ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं वो तो बैलेंस शीट से मिलेंगे मुझे। बैलेंस शीट में टोटल कितना आ रहा है 7। अब ये रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं कर रही, 6.4 इसका आ रहा है, उसका 7 आ रहा है। तो पॉसिबल रीजन क्या होगी, बैलेंसिंग निकाल रहा हूं मैं, पॉसिबल रीजन क्या होगी 0.6, बैलेंसिंग निकाला। ये पॉसिबल रीजन क्या होगी, ये 0.6 किसके एसेट्स होंगे, हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपसे कर दूं, ये सवाल ऐसे होते हैं कि अक्सर सारी किताबें मैंने देख ली, आईकैप की किताब में भी, तो इन सवालों में ना रिकॉन्सिलिएशन पता नहीं चलता टैली किया या नहीं, क्योंकि रिकॉन्साइलिंग आइटम देखे मैंने यहाँ बैलेंसिंग निकाला है, ठीक है, लेकिन पास पेपर के जो सवाल आते हैं ना उसमें ये वाला आइटम दे देता है, हेड ऑफिस के एसेट बता देता है। तो पास पेपर के सवाल इस तरह होंगे, पास पेपर के सवाल इस तरह होंगे कि हमें कैटरिंग के, बेकरी के, और बेकरी, कैटरिंग और फर्नीचर की चीजें दी होंगी, और फार्मा और मैगजीन की चीजें दी होंगी, और हेड ऑफिस के एसेट दिए होंगे, मिसाल के तौर पे 0.6, और मैं टोटल्स बैलेंसिंग निकाला करूंगा, कितना आ गया। लेकिन अनलकीली 7 को मैं कहीं से रिकंसाइल नहीं कर सकूंगा। द रीजन इज कि सवाल में मुझे गोरमे की बैलेंस शीट नहीं दी होगी। हाँ, हो सकता है आईकैप कोई सवाल बना दे जिसमें बैलेंस शीट दे दे, जिसमें बच्चे को सवाल करके तसल्ली भी हो जाए, हाँ यार ये 7 रिकंसाइल कर गया। तो सवालों में टोटल का कॉलम जो है वो मैं इधर लिखने लगा हूं, जिस तरह सवाल आ रहे हैं टोटल का कॉलम बैलेंसिंग आया करेगा, और रिकॉन्सिलिएशन अल्लाह का शुक्र है पेपर में पता नहीं चलेगा रिकंसाइल हुई है या नहीं, जिससे हम रिलैक्स हो जाएंगे, बस पेपर में यही समझेंगे हम रिकंसाइल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, ठीक है। तो पेपर में ये टेंशन हमें नहीं होगी कि रिकंसिलिएशन रिकंसाइल करनी है, हमने सिर्फ फिगर्स पुट करनी है, और अल्लाह करे गोरमे वाले जब बैलेंस शीट बनाए तो उनका टोटल 7 ही आ रहा हो। क्लियर, चलें। वैसे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो रिकॉन्सिलिएशन अगर कुछ करें भी, चलें छोड़ें, वो मैं आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने लगा था, छोड़ें, यहां तक नोट कर लें।
अब आ रही है बस, आ जाए भाई आगे, इनको जगह दें। ओ यार ये तो नहीं नोट कर लिया कहीं? नहीं, मुझे बताएं, वो बच्चा बताएं जिसने ये नोट किया है। 1 2 3, ये तो फर्जी डेटा था, किसी का राज हम इफ्शा नहीं करते, लेकिन अम्मी अब्बू को बताना होता है छोटा भाई क्या कर रहा है। ये मैं बता दूं आपको, वरना खराब हो जाते वो ज्यादा फिर, तो टीचर को बता दिया करें, राज इफ्शा वाले असूल बड़े लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब मोहतरम हमने बनानी है रिकॉन्सिलिएशंस। रिकॉन्सिलिएशन लकीली इतनी ज्यादा चीजों की नहीं बनती। रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ टोटल रेवेन्यू की बनती है, टोटल रेवेन्यू की बनती है, और रिकॉन्सिलिएशन बनती है प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट्स की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी ना जरूरी नहीं है बनाना, आप स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं सवाल में बनाऊंगा एसेट्स की और लायबिलिटीज की। तो इन चीजों की मोहतरम बनेगी रिकॉन्सिलिएशन। मैंने एक एक दो दो लाइन इसलिए छोड़ दी क्योंकि छोटी मोटी वर्किंग हुई तो वो नीचे ही करता रहूंगा, ताकि वो वर्किंग के लिए कहीं और ना जाना पड़े। ओके, अब आप क्या करें, पहले मैं आपको एक प्लानिंग करवा दूं। अब आपने नोट 30.1 बना लिया और क्या बनाना है 30.2। तो इधर सोल्यूशन में आए जरा। नहीं, आपको सोल्यूशन में आने की जरूरत नहीं। किस पेज पे होगा सोल्यूशन? 446। अब देखें मैं क्या करने लगा हूं। ये मैंने बनाया हुआ है नोट 37, ये 37.1 इसका नाम रख दिया, हालांकि इसका नाम 37.2 होना चाहिए था, इसका 37.1 होना चाहिए था। छोड़ें उस बात को। अब मैं क्या करूंगा यार, अब मैं इनको इकट्ठा करके, लिखते रहिएगा, केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा, इनको इकट्ठा करके मैं ले आऊंगा रिपोर्टेबल में, और इनको मुझे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी, ये एज इट इज मैं ले आऊंगा अदर देन रिपोर्टेबल में। तो मोहतरम बताने का मकसद ये था कि मेरा जो नोट 30.1 उधर बनाए, जिसका मैंने नाम रखा है सेगमेंट एनालिसिस, या सॉल्यूशन में नाम है सेगमेंट रिजल्ट्स, तो जिसका मैंने नाम सेगमेंट एनालिसिस रखा है, उससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी कि मैं रिकॉन्सिलिएशन का कॉलम ए और कॉलम बी बना लूंगा। रिकॉन्सिलिएशन का कॉलम सी, कॉलम डी और कॉलम ई, ये बनाने के लिए मुझे इन एनी के सवाल में जाना पड़ेगा। तो मैं ये अब आपसे बात कर रहा था कि ये वाले दो कॉलम मैं बना लेता हूं, ये वाला देख के ये वाले दो कॉलम मैं बना लेता हूं, बाकी कॉलम्स जब आएंगे ना ये तीनों, तो फिर मुझे याद कराएगा, मुझे सवाल की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिलहाल डाटा को समराइज करें। लफ्ज बताएं मैंने क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू। प्लीज टोटल रेवेन्यू, अच्छा हाँ, यहां उंगली रख के बोले आपको क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू किसका, रिपोर्टेबल सेगमेंट का, रिपोर्टेबल का टोटल रेवेन्यू, गलती तो नहीं कर देंगे, रिपोर्टेबल का टोटल रेवेन्यू, रिपोर्टेबल का टोटल रेवेन्यू, 1 2 3, चलें जी जमा करवाएं। इधर ही कर लें, 17 प्लस 21 प्लस, मैं थोड़ा सा नीचे प्लस इसलिए लिख रहा हूं, इधर ना चला जाए कहीं, प्लस 2 52 5 8 डन। अच्छा जी, अब शुक्र है जो अगली फिगर मुझे चाहिए उसके टोटल करने की जरूरत नहीं है। बोलें इधर उंगली रख के क्या करना है, नॉन रिपोर्टेबल का टोटल रेवेन्यू, नॉन रिपोर्टेबल का टोटल रेवेन्यू कितना, 474। वर्किंग वन मैंने यूज करा, प्लीज मैं ये नोट यूज कर रहा हूं। क्लियर? आगे चलते हैं, ये पेपर में इजी मार्क्स लें, पहले यहां तक वाले इजी मार्क्स पेपर में ले लें। प्रॉफिट्स किसके, प्रॉफिट्स रिपोर्टेबल के, इन तीनों के प्रॉफिट्स 1038 प्लस 60 प्लस, यार यहां अगर लॉसेस हुए ना तो आप फिर पॉजिटिव नेगेटिव ही करेंगे। यहां अगर प्रॉफिट हुआ, यहां -60 हुआ, तो पॉजिटिव -60 करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पीएनएल से टैली कराने ना, तो आप साइन इग्नोर नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन शुक्र है हमारे तो है ही प्रॉफिट्स। तो 1038 प्लस 60 प्लस 90, पेपर में ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। 1038 प्लस 60 plus that comes to 1117. That is profit of what? That is profit of chemical, soda and pharma. No, I need the profit of polyester and paint. लेकिन polyester और paint का ना pharma और मैगजीन खुदा का खौफ करो वो गोरमे था। No, I need the profit of polyester and paint. Where is the profit of polyester and paint? वो शुक्र है इधर ही टोटल होके ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और कल आपको याद होगा नीचे ब्रैकेट्स में हमने ये टोटल मारे थे 35, कितना आ गया जी, 35 डन। ओके लेट्स मूव नेक्स्ट। ऑपरेटिंग खर्चे किनके चाहिए,
केमिकल सोडा और फार्मा के, केमिकल सोडा और फार्मा 63, 57 जी, 132। ये किसके आगे? केमिकल सोडा और फार्मा। अब किसके चाहिए? पॉलीएस्टर और पेंट, वो कितने हैं? 39। नाउ आई एम इन नीड ऑफ एसेट्स। किसके? केमिकल सोडा और फार्मा के। 637, 444, 132। आगे 444, 132, 1213। एंड इन द एंड बोले 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 ना लाइबिलिटीज कहाँ यार, थोड़ा हौसला रखो ना। एसेट्स मुझे चाहिए किसके? पॉलीएस्टर और पेंट के। वो कितने हैं? 242। नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मोहतरम इन तीनों की, और ये किसकी है? पॉलीएस्टर और पेंट की जी। 442 प्लस 350 प्लस 355, 895। ओके आगे चलें जी। 202। अच्छा जी, अब आपने मुझे गौर से एक बात बतानी है। बजाय के मैं आपको बताऊं रिकंसाइलिंग आइटम क्या आएगा, आपने मुझे बताना है रिकंसाइलिंग आइटम क्या आएगा। नंबर 1 मैं शुरू करने लगा हूं टोटल रेवेन्यू से। मैं ये चाहता हूं ये जो मेरा टोटल रेवेन्यू है ना, पी एंड एल वाला जो गोहर का पी एंड एल है ना, उसके रेवेन्यू के फिगर से टैली कर जाए। जो पी एंड एल नजर आ रहे हैं ना गोहर लिमिटेड का पी एंड एल, उसमें जो सेल नजर आ रही है उससे इन पांचों सेगमेंट्स की सेल टैली कर जाए। क्या कर जाएगी? आप कह रहे होंगे सर हेड ऑफिस कोई सेल नहीं कर रहा, R&D कोई सेल नहीं कर रही, तो हेड ऑफिस भी सेल नहीं कर रहा, R&D भी सेल नहीं कर रही। तो जब ना हेड ऑफिस सेल कर रहा है ना R&D सेल कर रही है, तो सर सेल तो हमारे फार्मा सोडा और केमिकल इतनी कर रहे हैं और पॉलीएस्टर और पेंट इतनी सेल कर रहे हैं, तो सर सेल तो और कोई कर नहीं रहा। तो सर प्लीज ये तो टैली करना चाहिए। यहां कोई रिकंसाइलिंग आइटम नहीं आएगा, बस इन दोनों को पकड़ें और यहां पे लिखें 0 0 और इनका टोटल बैलेंसिंग निकाल लें। नहीं मोहतरम, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल सेल होती है पी एंड एल में, याद रखने का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पी एंड एल में इंटरनल सेल नहीं होती। जैसे गोरमे वाले फर्नीचर जो है वो बेच दें कैटरिंग वालों को, तो वो उनकी सेल आपस के अंदर ही बिजनेस की सेल है या एक्सटर्नल सेल है? एक्सटर्नल सेल है या इंटरनल सेल है? इंटरनल सेल है। तो मुझे बता दें ये जो सेल्स मैंने लिखी हैं, इन सेल्स में क्या मसला है? पहले आपने मुझे ये सेल्स बतानी है कैसे आई है। 1790 प्लस 216 प्लस 252, वो ये आ गई, और इसके बाद 474 ये आ गई। इन सेल्स में बता दें क्या मसला है। मेरे ख्याल से 1790 में एक मसला है, 216 और 252 में सारी ही एक्सटर्नल सेल पड़ी है, और इसमें 474 में भी सारी ही। तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा आपस की सेल को। तो आपस की सेल जो है वो आप तलाश कर लें, आपस की सेल कितनी है। मेरा ये मशवरा है इस 38 को देखने की जरूरत नहीं, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मैं आपको एक सजेशन देने लगा हूं और किताब में जाके मैं आपको जो है ये एरो भी लगवाने लगा हूं। किताब में जाके ये एरो भी लगवाने लगा हूं। इस फिगर को पेपर में आंखें बंद करके आपने इधर ले आया करना है, बस आंखें बंद करके इस फिगर को आपने इधर ले आया करना है। कोई गलत फिगर नहीं, ये वाली फिगर। मैं किताब के सोल्यूशन पे चला जाऊं, सोल्यूशन पे जाके ये एरो लगवाता हूं आपको, ताकि आगे पीछे ना हो जाए मसला। कौन सा पेज है सोल्यूशन का? 440। सोल्यूशन का पेज तो जल्दी मिल जाता है हमें। ये जी स्टार डाल लें, लाइन खींचनी है लाइन खींच लें, जो भी। गलती से इस 38 के साथ नहीं, गरी बात है, ज्यादा आपस की सेल्स भी तो हो सकती है ना। तो इस 38 को पकड़ के हमने इधर ले आया करना। अच्छा यार, अब आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि सर यहां लिखा तो आपने टोटल रेवेन्यू है और निकाल एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं है। वो छोड़ें यार, एक्सटर्नल रेवेन्यू होता है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो यहाँ एक्सटर्नल रेवेन्यू लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेकिन असूली तौर पे बताएं मैं एक्सटर्नल पे पहुंचूंगा कैसे? टोटल माइनस इंटरनल करके एक्सटर्नल पे पहुंचूंगा ना। तो पहला रिकंसाइलिंग आइटम बोलें क्या आया करेगा सेल में?
असूली तौर पे बता दें, वैसे सेल में फटा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो फटा डाल रहा है वो हेड ऑफिस डाल रहा है और R&D डिपार्टमेंट डाल रहा है, वो दोनों तो सेल कर ही नहीं रहे। तो असूली तौर पे सेल में लॉजिक समझते नहीं, असूली तौर पे सेल में रिकंसाइलिंग आइटम नहीं आना चाहिए था, लेकिन अनलकीली हमने सेल उठा ली है टोटल वाली। सेल कौन सी उठा ली है? टोटल वाली। और साथ हमने ये वाली सेल उठा ली। ये किसकी सेल है? केमिकल की, ये सोडा की, ये फार्मा की, और ये किसकी सेल है? पॉलिएस्टर और पेंट की। इनको उठा के ले गए इधर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के P&L से सेल टैली करना चाहे वो सेल टैली नहीं हो सकेगी। द रीजन इज कि ये टोटल सेल्स हैं। ये क्या है? तो इनमें कौन सी सेल पड़ी है? आपस की। तो आपस की सेल इसमें से माइनस कर दें, और अदर एडजस्टमेंट्स कोई है नहीं इधर। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, 2258 प्लस 474 माइनस 38 2694। जी भाई, आप भाई पूछ, मुझे पता था ये सवाल आने हैं कि सर ये 2694 से हमेशा टैली किया करेगा। जी बिल्कुल, हमेशा टैली किया करेगा। ये 2694 से हमेशा टैली किया करेगा। ये ऐसी वाहिद फिगर है जो यहाँ से टैली होकर नजर आ जाएगी। लेकिन बोंगी है ना, देखो बोंगी है ना। आपने इन टोटल्स को पकड़ा है, इसमें से 38 माइनस किया, चेक कर रहे हैं इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं। पागल, इनको पकड़ा है, उनमें से ये माइनस किया है और कह रहे हैं मैंने कमाल कर दिया, ये जवाब आ गया। चलें जी, सेल के बारे में आखिरी दफा मेरी बहस सुन लें। पकड़ना क्या? पहले टोटल पकड़ेंगे तो माइनस करेंगे ना। अगर पकड़ा ही एक्सटर्नल तो फिर तो बड़ा ही नहीं आएगा। तो पकड़ा क्या करना है? पहले इससे यूजर को पता चल जाएगा कोई आपस की सेल भी इनमें पड़ी हुई है। आपस की सेल को फिर माइनस कर देना, फिर कौन सी सेल आ जाएगी? लेकिन ये 2694 ना क्वेश्चन में जाके कहीं मुझे नजर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना लकीली गवर्नमेंट का या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा P&L नहीं दिया हुआ। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट्स की। चलें आसान चीज पहले कर लेते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज, ये जो एसेट्स हैं ये किसके हैं? केमिकल के, सोडा के, ये वाले। और पॉलिएस्टर और पेंट के एसेट्स कितने हैं? 242 के। क्या ये गोहर की बैलेंस शीट के जो एसेट्स का टोटल है उसके बराबर आ रहे होंगे या शायद ना आ रहे हो? शायद ना आ रहे हो। अब मुझे सवाल में, इसमें आपस का कुछ नहीं होता। एसेट्स और लायबिलिटीज में आपस की ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं होती। ये नहीं होता कि इसका एसेट उसके पास पड़ा हुआ है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एसेट्स आ गए। अब अगली बात आपने बड़ी गौर से देखनी है, सवाल में आना पड़ेगा। सवाल में आना पड़ेगा, जितना मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, एसेट्स अमाउंटिंग टू have not been reported in assets and liabilities of any segment. Assets of 150 have not been reported in assets of 150 have not been reported in assets of any segment. समझ आ गई बात? Assets of 150 have not been reported in assets of any segment. ये कौन से फिर एसेट्स होंगे जो किसी सेगमेंट में डालना भी हमने मुनासिब नहीं समझे? हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे, किसी में डालना भी हमने मुनासिब नहीं समझे। तो ये कितने एसेट्स हैं? 150। बोलें एसेट्स में एसेट्स डालने हैं, साइन बताइएगा। एसेट्स में एसेट्स डालने हैं। ये किसकी बिल्डिंग्स हैं और लैंड्स हैं और कैश है और डेटर है? पॉलिएस्टर, सॉरी केमिकल, सोडा और फार्मा। ये किसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एसेट्स है? पॉलिएस्टर और पेंट। ये इन सारे एसेट्स में एसेट्स अमाउंटिंग टू 150 हैव नॉट बीन डाला इन एसेट्स ऑफ एनी सेगमेंट। कहते हैं 150 के एसेट हम किसी सेगमेंट में डाल सके। शायद वो किसके एसेट्स हों? हेड ऑफिस के एसेट्स हों। हो सकता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट हो, वो आपने सेगमेंट वाइज अलग अलग ना किया हो। वो डेफर्ड टैक्स एसेट एक चीज है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, वो किसी सेगमेंट का आपने कहा यार अलग अलग करें, छोड़ो परे, तो डेफर्ड टैक्स एसेट आपने कहीं ना डाला, आप डेफर्ड टैक्स एसेट को यहां डाल दे। हो सकता है वो हेड ऑफिस की बिल्डिंग उसको यहां डाल दे। 150 में पता नहीं हो सकता है क्या क्या पड़ा हो। तो बहरहाल 150 कहीं भी नहीं डाले। अब हम कहां डाल दें फिर? अदर एडजस्टमेंट्स में। ऐड करें माइनस करें? ऐड करें। लेकिन अफसोस यार, जो टोटल आना है ना वो फिर एंड पे मुझे पता नहीं चलेगा कि कहां से टैली हो रहा है। लेकिन मेरे जहन में होना चाहिए ये टोटल टैली होगा गोहर की बैलेंस शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं, ये वहां से टैली होगा। लेकिन बैलेंस ही निकालने तसल्ली नहीं हो सकेगी। जो दिल को तसल्ली होती है, रिकॉन्सिलिएशन बन रही है, वो तसल्ली नहीं हो सकती। 1213 प्लस 242 प्लस प्रोबेबली हेड ऑफिस एसेट्स। ये तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना। प्रोबेबली हेड ऑफिस एसेट्स हैं ये। तो एसेट्स ये किसके थे? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के। ये किसके थे? नॉन रिपोर्टेबल। देखते हैं ये किसके एसेट्स थे? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के। ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन के। बैलेंसिंग
1605। चलो भाई कैमरा इधर लाओ। इसको आप खुद ही कर दें। Liabilities amounting to have not been reported in the liabilities of segment। सेगमेंट कितने हैं? 5। सेगमेंट 5 है। कहते हैं मैंने पांचों सेगमेंट्स में कुछ लाइबिलिटीज नहीं डाली, पांचों सेगमेंट्स में कुछ लाइबिलिटीज नहीं डाली। हो सकता है हेड ऑफिस ने कोई क्या कहते हैं पंखे खरीदे हो, कुर्सियां खरीदी हो धार पे, तो उसकी लाइबिलिटीज आ रही हैं, या हेड ऑफिस ने अपने लिए कोई लोन लिया हो तो वो लाइबिलिटीज में आ रहा हो, तो ये लाइबिलिटीज मैंने कहीं नहीं डाली। अब बोले लाइबिलिटीज में अगर लाइबिलिटीज नहीं डली हुई तो डालने के लिए साइन कौन सा यूज होगा? लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज नहीं डली हुई, आपको कैसे पता चला नहीं डली हुई? सर लिखा हुआ है हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। तो लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज नहीं डली हुई तो लाइबिलिटीज डालने के लिए कौन सा साइन? पॉजिटिव। कितना? ये ना कहना कि लाइबिलिटी नेगेटिव, लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की चीज होती है। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट देखा करो। ये क्या है? लाइबिलिटी। ये क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज ऐड करेंगे। प्रोबेबली हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज होंगी जी। 1124 बैलेंसिंग। क्या करना है? किसी चलवाने? बंद करवाने चलवाने? ये बंद कर दो यार। ओके नेक्स्ट। अब मैं ना खर्चों की बात करने लगा हूं। खर्चों की इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे दूं बिकॉज इट इज ओवर फ्रॉम माई साइड। जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? 75 को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये क्या है? खर्चे। ये क्या है? खर्चों में अगर खुदा ना खास्ता कोई इनकम आ गई तो वो तो नेट करनी पड़ेगी, लेकिन खर्चों में फिलहाल ये खर्चे हैं। असल में देखें पॉजिटिव नेगेटिव साइन के सामने चल रहे कि लाइबिलिटीज के लिए नेगेटिव साइन यूज करो, एक्सपेंसेस के लिए नेगेटिव साइन यूज करो, एक्सपेंसेस को भी पॉजिटिव साइन से लेके चल रहे हैं। ये भी क्या है? खर्चे। ये भी क्या है? खर्चे। खर्चों में खर्चे डालेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। अब देखें खर्चों में इंक्लूड हैं हेड ऑफिस के खर्चे जो कि किसी भी सेगमेंट को हमने नहीं एलोकेट किए। क्लियर? अच्छा एक लफ्ज ना यहां मेरा नहीं ख्याल कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। वो कहते हैं खर्चे इंक्लूड। जब ये पढ़ते हैं ना इंक्लूड का लफ्ज कि खर्चे इंक्लूड, तो कहते हैं सर ये जो 75 है ना, आप टेंशन मत लें, ये 75 इन खर्चों में इंक्लूड है, आप टेंशन मत लें। तो इसलिए 75 को छोड़े पड़े, रिलैक्स करें, इस एडजस्टमेंट को छोड़े, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 75 के खर्चे खर्चों में शामिल हैं, क्योंकि ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड जीएल्स हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। नहीं मोहतरम ये बात नहीं है, आगे भी तो देखो। फिर आगे क्या वो कह रहा है? विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। फिर मैं ये भी मतलब आता हूं उसने इंक्लूड क्यों लिखा है। ये कंफ्यूजिंग लफ्ज़ है इंक्लूड, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मैं भी बात करूं पहले आप मुझे उसका जवाब दें। सवाल वाले ने वाजे लिख दिया 75, पहले ना यहां से आगे पढ़ें, पीछे कंफ्यूजन है। 75 हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। इतनी सी बात पढ़ के क्या चीज आपको कंफर्म हो रही है कि 75 के खर्चे हेड ऑफिस के हैं और खर्चों में नॉट बीन एलोकेटेड लिखा हुआ है। क्लियर? यहां से पढ़ के आपको कंफर्म हो गया नॉट बीन एलोकेटेड। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, पता है क्यों इसने लिखा हुआ है? असल में शायद इसने ना ट्रायल से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर पे उंगली रखी हो और कहा हो इन खर्चों में हेड ऑफिस के खर्चे भी हैं जो मैं किसी सेगमेंट को डालना भूल गया, या डालना भी बनता नहीं था, शायद ये वजह हो। या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर P&L में आ रही होगी, इसके टोटल वाले P&L में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर इसने पकड़ी होगी P&L से और उस फिगर को पकड़ के रखी होगी उंगली और कब बोला होगा अपने मुंह से इन खर्चों में हेड ऑफिस के खर्चे जो हैं 75 पड़े हुए हैं जो मैं यहां डालना भूल गया हूं। तो पता नहीं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां इंक्लूड है, कम से कम हमारे सवाल के डाटा में इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड जरूर होंगे, शायद ट्रायल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो, शायद जो बड़ा वाला P&L कंपनी का बनता है एक सफे के ऊपर, शायद उस वाले P&L में ये खर्चे पड़े हों। लेकिन दिस आई एम श्योर
कि हमारे खर्चों में ये नहीं पड़े हुए, उसके लिए मैं पीछे होकर आपको दिखाता हूं, विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। तो ये लाइन जरा ज्यादा मजबूत है, पिछली वाली लाइन कंफ्यूजिंग है। 75 के खर्चे किसी भी सेगमेंट को नहीं डले। अब बताएं, अगर 75 के खर्चे बिजनेस के हैं और बिजनेस के हेड ऑफिस के खर्चे हैं और हैं बिजनेस में, और मैंने कहीं नहीं डाले, अब मैं क्या करूं? बिजनेस के खर्चे अगर मैंने कहीं नहीं डाले तो इसके बदले में मैं क्या करूं? हेड ऑफिस के खर्चे अगर मैंने कहीं नहीं डाले तो बता दें हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अब हेड ऑफिस के खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं। कितने के खर्चे हैं जी? 75 के। किसके? ना केमिकल के, ना पॉलिएस्टर के, ना पेंट के, ना फार्मा के, ना पता नहीं पांचवें के। तो इन पांचों के नहीं है। किसके खर्चे हैं? हेड ऑफिस के। क्या बिजनेस के P&L में डलने चाहिए? जी, लेकिन सेगमेंट्स के खर्चों में नहीं डले हुए। लेकिन अगर मैं बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से टैली करना चाहूं तो पांचों सेगमेंट्स के खर्चे मैंने उधर लिख दिए। पांचों सेगमेंट्स के खर्चों में किसके खर्चे डालूं तो बिजनेस के टोटल खर्चे आ जाएंगे। उसी तरह 75 को ऐड कर दें जिस तरह आपने 2700 150 को ऐड किया। अच्छा जी, आप बताएं खर्चों में किसके खर्चे ऐड करूं? कितने? 70। मैं प्रोबेबली नहीं लिख रहा, मुझे कंफर्म है ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं, सवाल ने बताया हुआ है। मुझे कंफर्म है ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं, तो इधर तो सवाल ने बता दिया, तो सवाल ने बता दिया ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं। खर्चों में खर्चा डालें 246 बैलेंसिंग, एक्सेलेंट। लेकिन यार एक छोटी सी बात माजरत आपसे कर जाऊं कि खर्चे सिर्फ खर्चों को नहीं बढ़ाते, खर्चे प्रॉफिट्स को भी कम कर देते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इधर आपको डबल इम्पैक्ट याद आ गया, सर इधर आपको डबल इम्पैक्ट याद आ गया कि खर्चे खर्चों में करते हैं और फला जगह नहीं करते। ओ भाई छोड़े परे, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा सवाल जो है वो याद रखिएगा सवाल में एक बात कि खर्चे हमेशा खर्चों पे भी असर डालते हैं और खर्चे हमेशा, और एक और बात जरा मेरी सुन लें गौर से एक और बात सुन लें। वो बात ये कि यार ये जो प्रॉफिट्स हैं जो आपके सामने पड़े हुए हैं, ये इस एडजस्टमेंट को मैंने नीचे किया है, यहां नहीं किया कि इधर भी ऑटोमेटिकली ये खर्चे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इस एडजस्टमेंट को मैंने इस लाइन के अंदर किया है या प्रॉफिट्स में भी जाके किया है। तो ये प्रॉफिट्स भी, ये खर्चे भी कौन से हैं? हेड ऑफिस के खर्चों से पहले, और ये प्रॉफिट्स भी कौन से हैं? हेड ऑफिस के प्रॉफिट्स से पहले, यानी हेड ऑफिस के प्रॉफिट्स तो आने ही नहीं। तो ये किस किस के प्रॉफिट्स हैं? केमिकल के, सोडा के और फार्मा के। और ये किसका प्रॉफिट है? क्या प्रॉफिट्स में हेड ऑफिस, क्या इन पांचों के प्रॉफिट्स में हेड ऑफिस के खर्चे माइनस हुए होंगे? तो खर्चे प्रॉफिट्स में मैं रिकॉर्ड करने लगा हूं, साइन आपने मुझे बताना है। खर्चे प्रॉफिट्स में नेगेटिव साइन, कौन सा साइन? 75 नेगेटिव साइन। हेड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट्स को कम कर देंगे, हेड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। किसी और जगह पे आपने डबल इम्पैक्ट नहीं सोचना, सोचा जा सकता है लेकिन बात ऐसी साइड पे निकल जाएगी जिससे फायदा कोई नहीं होगा और एक ऐसी डिस्कशन शुरू हो जाएगी जो पास पेपर से हट जाएगी। खर्चे खर्चों को बढ़ा देते हैं और खर्चे प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं। वैसे आप मेरे से प्रिंसिपली ये बात एग्री कर रहे हैं कि इन प्रॉफिट्स में हेड ऑफिस के खर्चे नहीं माइनस हुए? पहले ये एग्री कर लें, वैसे इन प्रॉफिट्स में हेड ऑफिस के खर्चे नहीं माइनस हुए इसलिए मैंने माइनस कर दिए। क्या ये भी एग्री कर रहे हैं कि इन पांचों के खर्चों में, इन पांचों के खर्चों में हेड ऑफिस के खर्चे नहीं पड़े हुए, तो वो भी क्या करे पड़े? डालने पड़े। एक एक करके रिकंसाइलिंग आइटम आ रहे हैं। एक और आखिरी मसला मोहतरम, जब आपस की सेल बुक होती है ना तो उसका प्रॉफिट भी बुक हो जाता है, जाहिर सी बात है। जब आपस की आपने सेल बुक की होगी तो उसका प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो एक आखिरी एडजस्टमेंट है जो ना इस 38 से पैदा हुआ करेगी। इस 38 से आपस की सेल उल्टा दी। अब इन प्रॉफिट्स में एक इदारा ऐसा है जो आपस के प्रॉफिट भी कमा रहा है। आपस के प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आपस के प्रॉफिट केमिकल्स कमा रहे हैं। तो यही मोटे मोटे रिकंसाइलिंग आइटम थे जो आपके सिलेबस में थे। तो अब इसको निकाल लें, उधर नजर मारें। एक लाइन हमारी रह गई है, येलो से मैं हाईलाइट कराऊं, एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30%। यार ये मार्जिन ऑफ 30% क्या होता है? मार्जिन ऑफ 30%, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये बात वैसे हमारी कंसोलिडेशन में डिटेल से होगी, लेकिन सिंगल एंट्री जिन्होंने पढ़ी हुई FR1 में उसमें ये बात हुई भी है। इसका मतलब होता है सेल को 100 लो, इस पे लगाओ 30%, तो इसे कहते हैं मार्जिन ऑन सेल। और फिर ये कॉस्ट बैलेंसिंग आती है 70। तो ये इक्वेशन बन रही है, ये लिख लें। और अगर होता है मार्कअप ऑन सेल,
तो फिर मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट को 100 लें, इसमें 30 का प्रॉफिट डालें और सेल को बैलेंसिंग लें 130। ये किसका फॉर्मूला है? मार्कअप का। और ये किसका फॉर्मूला है? मार्जिन का। जी, ये फॉर्मूला फारिग करें, ये फॉर्मूला पिक करें मार्जिन वाला। अब आप बता दें मेरी सेल किस पे पड़ी है? मैंने प्रॉफिट बाहर निकाल देना है अपनी कैलकुलेशन से। सिर्फ कौन सी सेल का प्रॉफिट? 38 वाली सेल का प्रॉफिट। तो 38 वाली सेल को पकड़े, इससे ये एडजस्टमेंट पैदा हुआ करेगी। 38 वाली सेल को पकड़े और इसको डिवाइड कर दें 100 से और मल्टीप्लाई कर दें 30 से। मुझे प्रॉफिट कैंसिल करना है या सेल कैंसिल करनी है? प्रॉफिट। तो इधर मैंने क्या की थी? सेल कैंसिल। ये लॉजिक सारा साफ पता नहीं चाहिए। और इधर मैं क्या कैंसिल करने लगा हूं? प्रॉफिट आपस के कैंसिल करने लगा हूं। और ये कैंसिलेशन इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में काफी रिवाइज होनी है। कैंसिलेशन का मतलब है आपस की चीजें उसे कैंसिल कर दें। तो कितना आया प्रॉफिट? 11.4। सोल्यूशन में कितना लिखा हुआ है मैंने? 11 लिखा हुआ है। मेरा सवाल ऐड करना है लेस करना है? प्रॉफिट्स में से मैं आपस के प्रॉफिट खत्म करना चाह रहा हूं, जरा बता दें। लेस साइन। आप प्रॉफिट्स में से आपस के प्रॉफिट खत्म कितने? अब अगर मैंने आपस के प्रॉफिट खत्म कर दिए तो आउटर कॉलम में एक्सटर्नल प्रॉफिट्स आ जाएंगे मेरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सही वाले, क्योंकि मैंने आपस के प्रॉफिट भी खत्म कर दिए हैं। आपस के प्रॉफिट खत्म कर दिए और हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। तो अब मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा होगा उसके बराबर आ जाएगा 1066। नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आपस की सेल है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ना 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 बिल्कुल नहीं होती। आपस की जो सेल है मोहतरम, जो P&L हमारा बड़ा वाला बनता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपस की सेल भी रिकॉर्ड नहीं होती और उसमें आपस की सेल का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड नहीं होता। अब आपस की सेल की फिर एंट्रीज क्या होती हैं अगर ऐसा नहीं होता, वो छोड़ें, उस डिस्कशन में हमने नहीं पढ़ना। चलें जी, रिवीजन करते हैं। पेज नंबर 431, पेज 431। यार फर्ज कर लें कोई भी कंपनी है, या कोई भी कंपनी है, इसमें इसको ऐसा कर लेते हैं ना। पेज कौन से? ये 37.1 है सेगमेंट एनालिसिस, सेगमेंट, और ये 37.2 है रिकॉन्सिलिएशन। ये क्या है? रिकॉन्सिलिएशन। ये 37.1 है इस जैसा, और ये 37.2 है इस जैसा। ठीक है जी। आपने मुझे छोटा छोटा करके चीजें बताना शुरू करनी है, एक एक करके। अच्छा, अब अगर यार ये कोई 3 इदारे हैं, पता नहीं PCP RE, इन तीनों इदारों के अगर मैं एसेट्स यहां लाके लिख दूं और अदर्स सेगमेंट्स के एसेट यहां लाके लिख दूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट से क्यों नहीं टैली करेंगे? छोटा सा लिख लूं मैं, प्रोबेबली हेड ऑफिस एसेट्स, रिकंसाइलिंग आइटम, ताकि जरा रिवीजन हो जाए। तो छोटा सा मैंने यहां क्या लिख लिया? हेड ऑफिस एसेट्स। क्लियर? आगे चलें जी। ये एक रिकंसाइलिंग आइटम आ गया मेरा। इधर देखते हैं, 1 रुपए के क्रेडिटर फार्मा के हैं, 1 रुपए के क्रेडिटर कौन कौन से थे यार? केमिकल के हैं, 1 रुपए के सोडा के हैं, 1 रुपए के फार्मा के हैं। टोटल कितने क्रेडिटर हो गए? 3। 1 रुपए का क्रेडिटर जो है वो पॉलिएस्टर का है, 1 रुपए का क्रेडिटर पेंट का है। कितने हो गए? 2। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर नजर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे 7.2 के, बैलेंस शीट में क्रेडिटर नजर आ रहे हैं 7.2 के। तो क्या वजह है कि हो सकता है हेड ऑफिस के भी कोई क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज हो? तो इधर क्या आएगा? रिकंसाइलिंग आइटम नहीं, क्या उसका नाम क्या होगा? प्रोबेबली हेड ऑफिस लायबिलिटीज, R&D डिपार्टमेंट की लायबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज रिकंसाइलिंग आइटम्स के नाम लिखते रहें ताकि जरा माइंड में फ्रेश अप होता रहे। हेड ऑफिस लायबिलिटीज,
स्लैश R&D डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज या कोई भी लाइबिलिटीज जो आपने सेगमेंट की लाइबिलिटीज में नहीं डाली, वो वाली लाइबिलिटीज। क्लियर? आगे चलें। यार ये तो मैंने टोटल रेवेन्यू उठाया यहां पे और यहां पे, तो ये बिजनेस के रेवेन्यू से टैली क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपस की सेल आएगी, आपस की यहां पे आएगी, आपस की सेल। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते जा रहे हैं। यहां आपस की सेल आ जाएगी, देखते रहे, साथ वाला सही जगह लिख रहा हो। यहां क्या आ जाएगी? आपस की सेल। और एक एडजस्टमेंट आपने साथ ही कर लेनी है जो आपको भूल ना जाए। इधर माजरत मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर लिखे हुए हैं। प्रॉफिट, आपस की सेल का प्रॉफिट, आपस की सेल का प्रॉफिट, आपस की सेल का प्रॉफिट, ये कहां आ रहा है? चलो इस तरह जरा शायद आसान हो जाए। यहां क्या आ जाएगा मोहतरम? बोलें। अब आप छोटा छोटा करके खुद लिख लें। यहां क्या आ जाएगा? आपस की सेल का प्रॉफिट। डन। आगे चलें। खर्चे जो होंगे, खर्चे हेड ऑफिस के खर्चे, ये खर्चों को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट्स को कम करेंगे। समझ आ गई? खर्चे खर्चों को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट्स को कम करेंगे। चलें जी, खत्म हुए। ये थे रिकंसाइलिंग आइटम्स। एसेट्स में क्या डालने? हेड ऑफिस के एसेट्स। लायबिलिटीज में हेड ऑफिस की लायबिलिटीज। सेल में आपस की सेल पता है कैंसिल कैसे होगी? उठानी टोटल पड़ेगी, पहले टोटल उठानी पड़ेगी, फिर कौन सी कैंसिल हो जाएगी? आपस की सेल। और आपस की सेल का प्रॉफिट। और अगर कोई खर्चे हैं हेड ऑफिस के, वो खर्चे खर्चों में और प्रॉफिट्स में माइनस करेंगे। दीज ऑल आर रिकंसाइलिंग आइटम्स। किसमें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने समझने के लिए, फिर बाद में साल के एंड पे आके कैंसिल करते हैं, ताकि पता चले ना आपस की सेल भी कितनी हो रही है। फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग आपस की सेल पहले रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन साल के एंड पे आके देखें, इस स्टैंडर्ड का मकसद है कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन ले सके। तो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन लेते हुए आपस की सेल भी देखेगा कि आपस की सेल ज्यादा तो नहीं करने लगे। आपस की सेल करने लगे ज्यादा तो फायदा क्या फिर बिजनेस का? में डिसीजन मेकर डिसीजन करते हुए आपस की सेल्स देखा करेगा। लेकिन अगर आप इस टोटल रेवेन्यू को ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू से टैली करने की कोशिश करेंगे तो वो मसला आएगा। तो फिर आप यूजर्स को बताना पड़ेगा कि आपस की सेल इनमें पड़ी हुई है, उसमें से हमने माइनस कर दी ताकि कौन सी सेल आ जाए? सिर्फ एक्सटर्नल सेल। जी क्लास के बाद पूछ लो, क्लास का पूछ लो। ओके अच्छा जी, अब आखिरी बात, होमवर्क में इससे सवाल करना निहायत जरूरी है, और जितना मैंने व्हाइट बोर्ड पे नोट किया हुआ है उतना सारा आपको नोट करना पड़ेगा आज होमवर्क के सवाल में। तो होमवर्क का सवाल है, लेक्चर नोट्स वो किधर है यार? जो एक मिनट पेज नंबर 700 उस पे चले जाएं, पता नहीं कौन से सफे। इधर कहाँ पड़े हुए हैं? वो तो ठीक है, यही है यार। हाँ 760 यानी खोल के रखा हुआ है। क्लियर? ठीक है जी। अच्छा ये सवाल को ना मैं चाह रहा था थोड़ा सा चेंज कर देता। सवाल तो वैसे आसान सा ही है, चेंज इसलिए करना था कि पिछले सेशन में ना कुछ बच्चों को मसला आया था इस सवाल के करते हुए। वो मसला सुन लें क्या था। मसला सिर्फ राउंडिंग का था, राउंडिंग का मसला आया था। इन्होंने जब प्रॉफिट्स पकड़े ना 4.12, तो प्रॉफिट्स पे जब 4.12 पे 10% एस लगाया ना, तो 10% एस लगाते हुए 4.12 का जवाब आया 0.412। तो फिर घर में 0.412 पूरा लिख लीजिएगा ताकि आपको लास्ट सेशन वालों का मसला ना आए, क्योंकि 0.412 को जब आप कंपेयर करेंगे ना 0.42 से, तो 0.42 ज्यादा आएगा। तो कुछ लोग जो राउंडिंग शाउंडिंग कर लेंगे वो शायद उनको टफ टाइम मिले। तो ये सवाल थोड़े से ऐसी फिगर्स पे बना हुआ है जो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ी हैं, तो थोड़ा सा भी पॉइंट्स का मसला हुआ तो शायद मसला हो सकता है। तो इसलिए बेशक इसमें, लेकिन मैं अगर आप राउंड भी कर दें, इस 2 को उड़ा भी दें, तो मेरे ख्याल से सही नतीजे पे पहुंच जाएंगे। 0.41 आ जाएगा और ये उससे फिगर क्या आ रही होगी? ज्यादा आ रही होगी। तो ऐसे ही एक एहतियात बता दी आपको जो राउंडिंग की वजह से आ सकती है। बाकी सवाल में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। खर्चे हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। हाँ एक 9% मार्जिन पे बेच रहा है, एक 15% मार्जिन पे बेच रहा है, तो वो कोई मसला नहीं, दोनों का आप अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे। इस सवाल का अनलकीली सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो आज के जो नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ आपको तो बांट दिए फिजिकल फॉर्म में, उसमें जरा नजर मार लें, इसमें सोल्यूशन अवेलेबल है। हाँ 10% और मोर लिखा हुआ था, तो एग्जैक्ट 10% आ रहा हो तो फिर करेंगे। दूसरे और तीसरे सफे पे नजर मार लें, सोल्यूशन अवेलेबल है। क्लियर?
अब चलें कुछ आसान आसान सी बातें कर लेते हैं, कुछ आसान आसान सी बातें। बच्चे ये पूछते हैं कि वर्किंग 1 में क्या क्या चीजें जानी है, नोट 30.1 में क्या जाना है, सेगमेंट एनालिसिस जिसका नाम मैंने रखा है, और रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या जाना है। तो इसके लिए अब आप सुन लें मेरे से फाइनल बात, और ये मैं आपको एक जगह दिखाने भी लगा हूं। वर्किंग 1 में सिर्फ वो चीजें जानी है जिनका 10% टेस्ट होना है और 75% टेस्ट होना है, बस। इस बुनियाद पे वर्किंग 1 में इन तीनों का 10% टेस्ट होने, टोटल सेल प्रॉफिट्स और एसेट्स का सिर्फ ये जाना है, और एक्सटर्नल सेल जानी है। इंटरनल तो इसलिए कि टोटल निकला है ना। तो वर्किंग 1 में सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल प्रॉफिट और एसेट्स। वर्किंग 1 से जब आप स्विच करेंगे किसकी तरफ, नोट की तरफ। वर्किंग 1 से स्विच करेंगे किसकी तरफ, जब आप नोट बनाना शुरू करेंगे तो नोट बनाते हुए आपको जो है वो एक्सटर्नल सेल भी डालनी पड़ेगी, इंटरनल सेल भी डालनी पड़ेगी, टोटल सेल भी डालनी पड़ेगी, प्रॉफिट भी डालने पड़ेंगे, एसेट्स भी डालने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डालने पड़ेंगे, लायबिलिटीज भी डालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम भी डालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी डालनी पड़ेगी, इंपेयरमेंट लॉस भी डालना पड़ेगा। जो जो इन्फॉर्मेशन मजे की बात है सवाल में अवेलेबल होगी आपको डालनी पड़ेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी एज पर नोट 30। इसमें जरा स्टैंडर्ड का पैरा देख जाते हैं ताकि जो सारी चीजें डालनी होती हैं नोट में वो हम याद कर लें वो कौन सी वाली हैं। ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल के देख लेते हैं ना। ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल के, घर में कितने लोगों ने हाईलाइट कर लिया था ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल के पैरा? वेल डन। तो कौन सा पैरा था? पैरा नंबर 23 और 24। 23 और 24 ये जरूर लिख लें। कहां लिखेंगे? इधर आए। इधर क्या क्या चीजें आनी है यहां लिख लें पैरा। इधर क्या क्या चीजें आनी है, अगर कभी भूल जाए पेपर में, पैरा 23 और पैरा 24। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है, डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी आ सकती है, एंड सो ऑन। तो वर्किंग 1 क्यों मेरी इतनी शॉर्ट है? क्योंकि टेस्ट हमने 3 टेस्ट लगाने हैं, 10% वाले और एक टेस्ट 75% वाला लगाना है। लेकिन जब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल अलग हो जाएं तो उनका रिपोर्ट क्या करना है वो ख्वारी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आजकल, बल्कि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इन सब की रिकॉन्सिलिएशन भी बना रही हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इन सब की रिकॉन्सिलिएशंस भी बना रही हैं। डेप्रिसिएशन केमिकल की, सोडा की, फार्मा की, बाकी दोनों की डेप्रिसिएशन बीच में डालती हैं, हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन, हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन डाल के टोटल निकाल देती हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन सब की रिकॉन्सिलिएशन भी बना रही हैं। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रही हैं। स्टैंडर्ड ये नहीं चाहता। स्टैंडर्ड कहता है कम से कम ना, अगर मूड नहीं भी है तो मुझे ये मोटी मोटी चीजों की रिकॉन्सिलिएशन दे दो, बस। रिकॉन्सिलिएशन ज्यादा नहीं चाहिए। टोटल रेवेन्यू की, प्रॉफिट्स की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, और ये भी स्टैंडर्ड ने वाज़ेह तौर पे लिखा नहीं हुआ। अब वो पैरा में आपको स्टैंडर्ड के अंदर दिखाने लगा हूं जो हमें बताने लगा कौन सी रिकॉन्सिलिएशंस बनानी है। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड भी पैरा में मिल गया। ये वाला पैरा भी स्टैंडर्ड में मिला था, मुझे याद है, जिसमें 10% टेस्ट लगाना था, वो पैरा भी स्टैंडर्ड में था। जो भी था छोड़िए, ये आपको याद है, इसमें इस पे दिखाने की जरूरत नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड का पैरा खोलते हैं। रिकॉन्सिलिएशंस कौन सी बनानी है? ये है जी स्टैंडर्ड में पैरा 28। स्टैंडर्ड में पैरा 28 जिनके घरों में स्टैंडर्ड है। एन एंटिटी शैल प्रोवाइड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग: रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में वो कह रहे हैं बिफोर टैक्स आ जाए तो बेहतर है, बस ठीक है, मर्जी है उसकी। उसके बाद एसेट्स, उसके बाद एंड एवरी अदर मटेरियल आइटम। ये सड़क पे छोड़ने वाली बात होती है, एवरी अदर मटेरियल आइटम। और जिस चीज को भी तुम क्या समझो, मटेरियल समझो, तुम्हारी दिल है। तो स्टैंडर्ड ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, कहते हैं कोई मसला नहीं, जिन चीजों को तुम मटेरियल समझो उन चीजों को भी शो कर दो। तो मुझे बताएं, ये जो इंफॉर्मेशन है रिकॉन्सिलिएशन वाली, ये किस पैरे की रोशनी में है? पैरा 28। और पैरा 28 क्या कहता है कि रेवेन्यूज भी शो करो, खर्चे नहीं उसने कहा, प्रॉफिट्स भी, एसेट्स भी, और अगर आपका दिल चाह रहा है इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन शो करने का तो मैं मना नहीं करता। उसमें इसने क्या लाइन डाल दी पॉइंट ई में, बताएं? एवरी अदर। इसको भी आपने शो करना, शो कर दो, आगे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम शैल बी सेपरेटली, all material reconciling items, all material
रिकंसाइलिंग आइटम शैल बी शोन सेपरेटली। ये सेपरेटली आपने शो करने हैं कि किस किस वजह से रिकंसिलिएशन मैच कर रही है। डन। अब ये आपको भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1 वर्किंग 1 में क्या आना है? वो पुरानी चीजें। वर्किंग 1 में कल हमारा आधा लेक्चर और निकल जाना है फर्स्ट सेट पे। अच्छा, इस नोट में क्या आना है? इस नोट के अंदर पैरा 23 और ना खत्म होने वाली चीजें हैं, ना खत्म होने वाली चीजें, और ये काफी ज्यादा हैं और ये आनी है। लेकिन रिकंसिलिएशन अगर आपका दिल नहीं चाह रहा सब तो कम से कम इनके बना दो। बाकी जो चीजें मटेरियल अगर आप समझो तो उनकी भी बना दो। तो पेपर में अगर ना कोई लाइन आ गई ऐसे कि डेप्रिसिएशन की रिकंसिलिएशन बना दें तो फिर आप बना भी आइएगा, वरना कम से कम ये रिकंसिलिएशन 4 काफी हैं। 5वीं हमने अपनी तरफ से डाली है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। और यार माजरत मैं आपको घुमाता बढ़ाऊं तो पेज नंबर 430 पे अगर आप आए, 430 पे तो वर्किंग 1 में ये आता है। जरा वर्किंग 1 में ये आता है। वर्किंग 2 क्या होती है हमारी? 10% टेस्ट। और वर्किंग 3 क्या होती है? 75% टेस्ट। अगले सफे पे आए, ये छोड़ें यार। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है ये मैंने आपको नहीं बताई। जो काम आप करें जरा इंग्लिश में लिख के बता दें, ये छोड़ें। इसके बाद क्या है? सेगमेंट। ये ना खत्म वाली स्टोरी है यार, ये 11 नहीं है, ये 12, 13 और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड का पैरा कौन सा है? 23 और 24। और ये रिकॉन्सिलिएशन वाला स्टैंडर्ड का कौन सा पैरा है? 28। दो सवाल मेरे आपसे, आप मुझे बता दें यहां से, इधर देखें, यहां से यहां देख के कि एक्सपोर्ट सेल कितनी है? एक्सपोर्ट सेल कितनी है? नहीं पता चल रहा ना? नहीं पता चल रहा। अच्छा, हो सकती है, हाँ हो सकती है, हो सकता है कि सोडा अच्छा खासा जो है एक्सटर्नल सेल ही होगी, या केमिकल अच्छे खासे बाहर के मुल्क में बेचे हों, लेकिन हमने तो लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल का कॉलम ही नहीं बनाया। अच्छा, आपको वैसे ये एक चीज पता है कि एक चीज की कई कैटेगराइजेशन हो सकती हैं, एक चीज को पकड़ के कई कैटेगराइजेशन हो सकती हैं, ठीक है? तो सेल की कई कैटेगराइजेशन हो सकती हैं। सेल कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है, सेल लोकल भी होती है, फॉरेन भी होती है, सेल प्रोडक्ट वाइज भी होती है, सेल शेयर वाइज होती है। सेल की ही 1000 क्लासिफिकेशंस कर लो। सेल बड़े भाई ने कितने की, छोटे भाई ने कितने की दुकान के ऊपर, सेल ऑनलाइन कितनी हुई, और सेल जो है वो उधर ही ऑनलाइन की बजाय फिजिकल सेल कितनी हुई, तो सेल की 1000 क्लासिफिकेशन कर लो। तो स्टैंडर्ड ने एक सवाल पूछा, स्टैंडर्ड ने कहा एक्सपोर्ट सेल कितनी है और फिक्स्ड एसेट में कितने एसेट बाहर के मुल्क में पड़े हुए हैं। बस 2 सवाल पूछे। हमने कहा जी इस डेटा से हम नहीं बता सकते, कहते हैं वो भी यूजर को बताओ। ये एक नई चीज है, टॉपिंग है जो आपने आज मेरी तरफ से लेके जानी है। नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं, कल सारी चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 बोले एक्सपोर्ट सेल और बाहर के मुल्क में पड़े हुए नॉन करंट एसेट्स। ये 2 चीजें भी यूजर्स को हमने बतानी है। 2 बातें ये मेरी तरफ से होगी, एक बात स्टैंडर्ड की तरफ से, वैसे वो भी स्टैंडर्ड की तरफ से थी। एक फिक्रा बोलने लगा हूं, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। मतलब बता दें, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। राइस के लिए आप में से कोई मेजर कस्टमर नहीं है, नहीं मोटे को ना देखें, वो कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर नहीं है, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं, प्लीज गलत कॉन्सेप्ट मत दो। राइस के लिए आप में से कोई मेजर कस्टमर नहीं है, जितना मर्जी मोटा हो जाए, कोई मेजर कस्टमर नहीं है। कोई एक स्टूडेंट कॉलेज से जा रहा हो, कुछ ज्यादा कॉलेज में जाए, मैं मिसाल दे रहा हूं, कहना तो नहीं। अच्छा, तो राइस के लिए आप में से कोई मेजर कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल के पेट्रोल पंप की, करीम वालों का उनसे मुआहदा हुआ कि करीम गाड़ियां जितनी हैं लाहौर में वो सारी की सारी टोटल के पेट्रोल पंप पे आके पेट्रोल डलवाया करेंगे। अब आप लोग अगर जाके पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप टोटल के लिए मेजर कस्टमर नहीं है, बल्कि करीम वालों का एक मुआहदा, टोटल वालों का एक मुआहदा हो गया करीम से, और एक मुआहदा हो गया न्यू खान से, और तीसरा मुआहदा हो गया डेवो से, कि सारी डेवो की बसें सुबह सुबह आके फजर पढ़ के, बसों के ड्राइवर सुबह सुबह आके फजर पढ़ के लाइन में लग जाया करेंगे, और लाइन पे से टोटल के पेट्रोल पंप पे लगेगी। आप बता दें क्या ये मेजर कस्टमर्स हैं? मेजर कस्टमर कौन होता है? जिसको आप 269.4 तक सेल कर रहे हो। ये मैं नया एक 10% लाया हूं आज मार्केट में, मैं नया 10% लाया हूं एक मार्केट में, और वो 10% मैंने लगाया एक्सटर्नल सेल का। वो किसका? अब ये ना कहिएगा सर हमें फलां क्लास में कहा था एक्सटर्नल सेल का तो 75% टेस्ट होता है, और वो बातें और थी। आज हमारा लेवल ही कुछ और है। तो फिक्रा पहले बोलिएगा इंग्लिश में, एक्सटेंड
ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। अगर आप मेजर कस्टमर पे रिलाय कर रहे हैं तो बता दें कितना उस पर रिलाय कर रहे हैं। मेजर कस्टमर कौन होगा? राइस के रेवेन्यू का 10% जो स्टूडेंट देता है, हाथ खड़ा कर दे। एक बंदा कह रहा है मैं देता हूं, इसका मतलब है पकड़ यार कैलकुलेटर, ये कहते हैं मैं 60,000 दे रहा हूं 3 सब्जेक्ट्स की, तो 6 लाख रुपए जी राइस का रेवेन्यू। अच्छा, तो आप में से कोई मेजर कस्टमर राइस के लिए, लेकिन क्या बिजनेसेस मेजर कस्टमर पे रिलाय करते हैं? लेकिन उस मेजर कस्टमर का नाम नहीं बताना, लेकिन उस मेजर कस्टमर का नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बता दें कि मेरे 2 या 3 क्या हैं? मेजर कस्टमर हैं। 2 भी मेजर कस्टमर हो सकते हैं। एक को 11% सेल करते हैं, क्रीम वालों को, न्यू खान वालों को 12% सेल करते हैं, और डेवो वालों को 8% सेल करते हैं। तो फिर 2 क्या हैं? मेजर कस्टमर के नाम बताना जरूरी है या ये बताना जरूरी है कि मेजर कस्टमर है? अच्छा, अब अगली चीज, आज के नोट्स में एक आखिर में मैंने सफा अटैच किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये कह दे कि मेरा ऑपरेटिंग सेगमेंट है ही एक? इज इट पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन ये कह दे मेरा ऑपरेटिंग सेगमेंट है ही एक? तो आज के नोट्स का आखिरी सफा, कोई केबल्स की कंपनी थी, केबल्स की कंपनी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ढूंढी, तो उन्होंने कहा, और कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं, कोई सेगमेंट एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। अब जरा देखिएगा बातें क्या हो रही हैं। These financial statements have been prepared on the basis of, बस कहते हैं हम केबल्स बेचते हैं, सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है हमारा, और कोई काम ही नहीं। हमने कहा नहीं केबलें बेचते होगे, पाइपें बेचते होगे, पाइप मारी उसने रख के, उन्होंने कहा नहीं बेचता पाइपें। हमने कहा कहां से? मारने के लिए रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स रिप्रेजेंट 97% ऑफ, पीछे क्या रहेगा? 3% कुछ और बेचते होंगे, फारिग करें उसको, इमटेरियल सी चीज होगी कोई। क्लियर? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे ये स्टैंडर्ड लगेगा जो सिर्फ एक ही चीज बेचती है, लगेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया वो स्टैंडर्ड ये। लेकिन अब जो नई बातें इस ऑर्गेनाइजेशन में ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको नोट में ये नहीं मिलेगा, उसमें यही तरह हाथ पड़ी पूरा बैठ जाओ। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये वाले 2 नोट नहीं मिलेंगे। ये वाले 2 नोट क्यों नहीं? ये वाले 2 नोट मिलेंगे, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में वो वाले नोट मिलेंगे जो मैंने आज ताजा जाते जाते फ्रेश बताए हैं। वो पता नहीं कौन से नोट हैं, लेकिन आप एक दफा पढ़ लें। और एक बात याद रखिएगा, जो मैंने जाते जाते नए नोट बताए हैं ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का तो सेगमेंट ही कितने हैं? एक है। इन सारी बातों को जो मैंने कल किया आखिर में रिवाइज कराऊंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की किसी इंफॉर्मेशन में आपको मसला आ रहा हो तो आपने मुझे बताना है, मैं पढ़ता जा रहा हूं बस। सेल में लोकल सेल भी है, और सेल में ये तो बता दें आप यूजर को कि लोकल सेल भी है और एक्सपोर्ट सेल भी है। डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल कितनी है जी? 52 मिलियन की। इस 52 मिलियन की सेल में यूएई को तारें बेच रहे हैं, साउथ अफ्रीका को केबलें बेच रहे हैं, अफगानिस्तान को तार बेच रहे हैं। एक ही चीज है ना, तो इन तीनों को तारें बेच रहे हैं। और साथ वाला समझ रहे हैं तीन कहां से हो गई? ये तो एक ही इनका रिपोर्टेबल सेगमेंट था। और पिछले साल इतनी बेची, पिछले साल अफगानिस्तान वालों को लिफ्ट नहीं कराई, हालात खराब थे। अच्छा जी, इस साल तालिबान आ गए। अच्छा, 39.3 ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। सारे नॉन करंट एसेट कहां पड़े हुए हैं? पाकिस्तान में। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर। है ओए तेरा कस्टमर ही नहीं, ओए अल्लाह पैसे भेज रहे हैं तुझे। अच्छा, द कंपनी डज नॉट हैव अ कस्टमर, इतनी सी पढ़ के चले ना जाया करें। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर हैविंग सेल ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2000, और ना 18 में कोई ऐसा कस्टमर था। बस कभी सर आसिफ आ जाते हैं, कभी ये बिलाल चले जाते हैं, कभी अंजुम चले जाते हैं तारे लेने के लिए। कोई तो बड़ा कस्टमर आ ही नहीं रहा हमारे पास, डॉलेंस वाले आ ही नहीं रहे तारे लेने। कोई आए डॉलेंस वाले तारे लेने तो फिर तो कोई मेजर कस्टमर हो। तो हमारा कोई मेजर कस्टमर है ही नहीं, रोते रोते चले जाएं, हमारा कोई मेजर कस्टमर नहीं है। सवाल कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर, ठीक है जी।